वह मर्यादित होना चाहिए। उन्होंने लिखा है ट्वीट करके कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री के साथ हुआ इस प्रकार की हिंसा की मैं निंदा करता हूं। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस के साथ हुए बर्ताव का विरोध जताया। उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र में आपको विरोध करने का पूरा अधिकार है, पर विरोध अहिंसक व मर्यादित होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री जी की यात्रा में जिस प्रकार से विरोध जताया गया, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं उस तरीके से जो विरोध किया गया, मैं उस पर आपत्ति जताता हूं। तो उन्होंने अपील भी की है कि अपने शब्दों में हिंसा को प्रकट करें, ना कि हिंसा के जरिए। उन्होंने ये लिखा है, चिराग पासवान ने साफ तौर पर जो भी घटना हुई, जो 2 दिन पहले पशुपति पारस के साथ हुआ, इस पूरे घटनाक्रम का चिराग पासवान ने विरोध जताया है। हाजीपुर में चाचा के साथ हुए बर्ताव का चिराग पासवान ने विरोध किया है। ट्वीट कर चिराग पासवान ने लिखा है कि विरोध अहिंसक व मर्यादित होना चाहिए। लोकतंत्र आपको विरोध करने का पूरा अधिकार देता है, पर विरोध अहिंसक मर्यादित होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। चलिए, इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय किशोर न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। निर्भय, जिस तरह से पूरी घटनाक्रम हुई, उसके बाद चिराग पासवान ने इस पूरे घटनाक्रम का विरोध किया है, इस पर निंदा जताई है। क्या लगता है, इस पूरे घटनाक्रम के बाद चाचा और भतीजे की जो दूरी है वो कम हो सकती है? बिल्कुल शर्मिला, देखिए, ये कहा नहीं जा सकता कि चाचा और भतीजे की दूरी कम हो सकती है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि चिराग पासवान ने एक नई चाल कह सकते हैं चली है अपने चाचा को लेकर के। जो उन्होंने सम्मान जताया है या जिस तरीके से कार्रवाई हुई, जाहिर सी बात है कि सभी के पास जी। अपना विरोध करने का एक वक्त, एक तरीका होता है, उस तरीके से वो विरोध कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों जब खुद पहली बार कैबिनेट मंत्री बनने के बाद जब पशुपति कुमार पारस रोड शो कर रहे थे, तो उस दौरान उनके ऊपर कई तरीके से विरोध भी देखने को मिला। इस विरोध के दौरान उनके ऊपर काले जो स्याही कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि मोबिल वो फेंका गया। तो इन सब को लेकर के चिराग पासवान ने अब विरोध तो कहा है, कहीं ना कहीं विरोध का तरीका नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आपने सवाल किया कि क्या इस तरीके से चाचा और भतीजा एक हो सकते हैं, तो ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन फिलहाल की जो दूरियां दोनों के बीच में दिख रही है वो पटती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन चिराग पासवान ने जो कहा है, दरअसल उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि मैं जरूर विरोधी हूं, लेकिन विरोध गलत का करता हूं, गलत का विरोध करना चाहिए, और उन्होंने यही जताने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग जो ऐसे भी हो सकते हैं, दरअसल पार्टी के बीच कहें या फिर बाहर के लोग कहें, चिराग पासवान ने अपनी एक बेहतर छवि एक बार फिर से बनाने की जरूर कोशिश की है। नहीं तो विरोध के मायने बहुत सारे हो सकते हैं, लोग कई सारे ये लोग सोच भी सकते हैं कि जो हुआ चिराग पासवान जो ये आज जो इस तरीके से जो उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके जो उन्होंने जानकारी दी है, लेकिन विरोध अगर हुआ तो उससे वो उनको खुशी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, उन्होंने ट्वीट करके इस तरीके के गलत जो तरीके रहे उस तरीके का विरोध करके उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के दिलों पर कह सकते हैं एक तरीके से एक अलग छाप छोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने ये बताया जरूर है कि भले ही उनके चाचा जो हैं वो उनके विरोधी हैं, उनसे अलग हैं, अलग मत रखते हैं, लेकिन उन सबके बावजूद भी अगर इस तरीके का कोई विरोध उनके चाचा का भी जताता है तो वो उसके पक्षधर नहीं है और वो उसका हमेशा विरोध करेंगे। जी बिल्कुल निर्भय, आपने ये भी कहा था कि चिराग पासवान की एक चाल भी हो सकती है। क्या ऐसा नहीं लगता कि जो ट्वीट हम अभी देख रहे हैं, जिस तरह से चिराग पासवान ने इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की है, और ऐसा नहीं लगता कि चिराग पासवान अब भी लोजपा के बंगले को बचाने में लगे हुए हैं? बिल्कुल, अपना सवाल एक बार फिर से दोहराया, सवाल आपका मेरे तक नहीं पहुंच पाया। बिल्कुल निर्भय, आपने ये भी कहा था कि चिराग पासवान की एक चाल भी हो सकती है। बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं, चिराग पासवान ने जिस तरह से ट्वीट किया,
एक तरफ पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं, जिन्होंने उनके साथ अपने भतीजे के साथ इतना बड़ा साजिश रच दिया, क्या ऐसा नहीं लगता कि चिराग पासवान अब भी अपने बंगले को यानी लोजपा के बंगले को बचाने में लगे हैं? बिल्कुल ये कह सकते हैं, शायद आपका जो सवाल था वो यही था कि लोजपा को बचाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल लोजपा को बचाने की तैयारी अगर कहें तो चिराग पासवान भले ही अपने गुट को बचाने की कोशिश कर रहे हो या फिर पूरे पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हो। एक तरफ जो खुद उनके चाचा हैं और एक उनका अलग दल है पशुपति कुमार पारस, जिनके साथ अगर पार्टी के बाहुबल जनसंख्या को कहें तो उनके पास सांसदों की संख्या अधिक है, तो वो भी अपने पार्टी को लेकर के लगातार ये कहते आए हैं और बचाने की कोशिश तो ऐसे दोनों तरफ से लगातार हो रही है। लेकिन चिराग पासवान का जो रुख है उनको लगातार झटके पे झटके मिल रहे हैं और ऐसे में चाहे दिल्ली से कहा जाए या फिर बिहार में जिस तरीके की स्थितियां रही हैं, सभी लोग अपने स्तर से पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में अगर बचाने की कोशिश की जो आपने बातें कही है, साफ तौर पर चिराग पासवान जरूर ये कोशिश कर रहे हैं कि वो पार्टी के जनाधार को बचा सके, क्योंकि बाकी जो उनके दल के जो नेता हैं उसमें से बहुत सारे दल के नेता उनके साथ साथ हैं, साथ ही वो भी लगातार ये बातें कहते आए हैं। और जिस तरीके से पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि मैं कानूनन तौर पर पार्टी का जो कर्णधार हूं ही, लेकिन साथ ही साथ बेहतर अधिकार उनके पास होगा, भले ही राजनीतिक तरीके से उनके साथ जो भी हो रहा हो, लेकिन पार्टी और कानून के मुताबिक जो उनके वकील हैं या फिर जो कोर्ट जाने की वो लगातार बातें कहते आए हैं, इन सब के बीच में उनके पास जो भी अधिकार रहा हो। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान अब कहीं ना कहीं पार्टी के जनाधार को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और चाचा पर जो जिस तरीके से हमले हुए उसको लेकर के कहीं ना कहीं अपने तरीके से एक बार फिर से वो लोगों को अब बताना चाहते हैं कि वो जब भी देखेंगे गलत को गलत बोलेंगे और सही को सही बोलेंगे, और ये उनकी एक कोशिश कही जा सकती है। जी बिल्कुल निर्भय, एक तरफ जहां भतीजे हैं यानी कि चिराग पासवान हैं जो अपने चाचा के साथ हुए उस घटना का विरोध करता है, और एक तरफ चाचा पशुपति पारस है जो कि कई बार चिराग पासवान की अगर आशीर्वाद यात्रा की भी बात कर ले तो उस पे उन्होंने उसका विरोध भी जताया था, उसको लेकर भी उन्होंने कई बातें कही थी। क्या इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, चिराग पासवान की ट्वीट को लेकर पशुपति पारस के मन में भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर जग सकता है? बिल्कुल शर्मिला, एक बार फिर से सवाल करें, आपका सवाल मेरे तक नहीं पहुंच पाया, शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। एक बार मैं निर्भय आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि जिस तरह से पशुपति पारस लगातार चिराग पासवान को लेकर बातें कहते आए हैं, आशीर्वाद यात्रा पर भी उन्होंने तंज कसा था, और ऐसे में जो पशुपति पारस के साथ हुआ उसको लेकर चिराग पासवान ने उसकी निंदा की, तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस के मन में चिराग पासवान को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर जग सकता है। बिल्कुल कह सकते हैं साफ तौर पर शर्मिला, जिस तरीके से आपने कहा कि पशुपति कुमार पारस भले ही चिराग पासवान को लेकर के बहुत कुछ कहते आए हों, और पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने जो बयान दिए थे उस बयान में उन्होंने कहा था कि उनके भतीजा ने उनकी कहीं ना कहीं घर पर बुला करके एक तरीके से बेइज्जती की थी जब उनको बुलाया गया और उनके घर पर, और वो उन्होंने जो बातें कही थी, साफ तौर पर उन्होंने जो बातें कही थी वो कहा था कि उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा था, जिसका जो बातें हैं वो चिराग पासवान को नहीं भाई थी, और इस दौरान उन्होंने घर पर बुला करके उनकी बेइज्जती की थी। लेकिन अब चिराग पासवान उनके ही बातों को कहीं ना कहीं इस तरीके से वो खारिज करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, क्योंकि एक अलग संदेश चिराग पासवान को लेकर के गया था जब पशुपति कुमार पारस ने जो बयान दिया था, और ऐसे में अब उस बयान को लेकर के कहें या फिर चिराग पासवान जो अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कुछ जगजाहिर है कि किस तरीके से हालात है। लेकिन अगर उनके चाचा ने जो बयान दिया या पिछले दिनों लगातार वो ये बातें कहते आए हैं, चिराग पासवान अपने आप को पाक साफ जरूर साबित करते आए हैं। जब पहली बार पार्टी में अलग तरीके से एक रूप दिखा था, बिखराव दिखा था, दोनों दो तरीके से दल बट गए थे पार्टी में, एक तरफ चिराग पासवान थे, दूसरी तरफ बाकी अन्य जो सांसद थे, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने उस वक्त भी ये जरूर बताने की कोशिश की, खुद को साफ बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हर वो फैसले हमने सबसे पूछ करके लिए, उसके बाद भी उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया, और अब जब एक अलग गुट बन गया है, एक अलग गुट अलग तरीके से राजनीति कर ही रहा है, खुद उसी पार्टी से केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं पशुपति कुमार पारस, तो ये सब कुछ एक तरफ है। और ऐसे में अब आगे के क्या हालात होते हैं, लेकिन चिराग का ये ट्वीट कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों को ये बताएगा जरूर, एक संदेश जरूर देने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, अब आगे क्या होगा और चिराग पासवान के ट्वीट का क्या असर पड़ने वाला है उनके चाचा यानी पशुपति पारस पर, वो तो अब वक्त बताएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
निर्भय। तो आपको बता दें कि चिराग पासवान ने जो हाजीपुर में चाचा पशुपति पारस के साथ हुआ था, यानी कि जिस तरह से उनका विरोध जताया गया था, हिंसात्मक निर्माण मंत्री नितिन नवीन में जब किसी का कोई भी व्यक्ति अगर संगठन और गठबंधन के विपरीत परिस्थिति में जाके बात करता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है, और हम लोगों ने ऐसा आदर्श स्थापित भी किया है। और अभी के समय में जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये दिख रहा है कि वो कहीं न कहीं दूसरे मन स्थिति में है। वो न जदयू के हैं न भाजपा के हैं, वो कहीं और के मिजाज में है, और वैसे व्यक्ति अगर बयान देते हैं तो निश्चित रूप से जदयू को कार्रवाई। और जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर बयान देते हुए कहा था कि पैसे की वसूली के लिए वो भागलपुर आते हैं, जिस पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि इसका संज्ञान उन्हें मिला है, यानी इस पूरे मामले को उन्होंने संज्ञान में लिया है और उस पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कोई भी पार्टी के रूल और रेगुलेशन यानी नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता और पार्टी उनके बयान की निंदा करती है। ये जो माननीय विधायक गोपाल मंडल जी ने जो रखा है उसको फोरम में रखने का, और वो जो भी बात रखे हैं वो निंदनीय है। हम लोग हमारे संज्ञान में आया है ये बात, निश्चित रूप से पार्टी उस पर एक्शन लेगी और कार्रवाई करेगी। अब तक वो समय मांग रहे थे भाई, हम तो आए ही हैं, मेरा भी तबीयत खराब था और हम आए हैं कई दिन के बाद, तो निश्चित रूप से हमारे संज्ञान में आया है ये बात और हम लोग उस पर एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। कहते हैं कार्रवाई करेंगे तो अन्ना हजारे बन जाएंगे। चौधरी के बयान के बाद फिर से उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार किया, ये दोबारा उन्होंने किया। देखिए संज्ञान में आ गया है सारी बात, उन्होंने जो माननीय विधायक जी ने रखा है सब बात हम लोग को जानकारी मिली है और निश्चित रूप से हम लोग उस पर एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष गोपाल मंडल का कहना है कि अगर पार्टी कार्रवाई करती है तो अन्ना हजारे बन जाएंगे। देखिए पार्टी से बड़ा कोई नहीं और पार्टी का एक अनुशासन है, अनुशासन के तहत पार्टी चलती है, समझे, और उसके तहत निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, आप लोग भरोसा रखिए। और एक तरफ जहां बीजेपी के नेता जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बयान से नाराज हैं, तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टी यानी आरजेडी ने भी इस बयान के सहारे सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सिर्फ गोपाल मंडल ही क्या, इससे पहले बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने भी अपने ही सरकार पर हमला बोला था, तब कार्रवाई नहीं हुई। तो अब क्या सरकार की मजबूरी होगी कि कार्रवाई करेगी तो सरकार गिर जाएगी? देखिए ये गंभीर आरोप है और इसके पहले एक जेडीयू के माननीय विधायक नहीं, बीजेपी के माननीय विधायक ज्ञानू जी ने भी आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। कई और माननीय विधायक, माननीय सांसद, एनडीए के सहयोगी दल, बीजेपी जेडीयू के दूसरे दल अगर एक दो विधायक पर यह कार्रवाई करेंगे तो सरकार ही गिर जाएगी। खबरों में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण।
सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गया की, जहां नई गोदाम मोहल्ले में 4 से 5 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने घर के बाहर बैठे ठेकेदार को गोली मार के मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि ठेकेदार की मौत के बाद मोहल्ले में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं मृतक के परिजनों ने कहा है कि अपराधियों ने रंगदारी की मांग की थी और रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने हत्या कर दी। 10 बजे के आसपास एक सूचना मिली कि बंगला स्थान में एक आदमी की गोली लगी है। उसके बाद हम लोग तहकीकात किए तो फिर पता चला कि वो PLC मगध मेडिकल से वो डेड घोषित होकर फिर यहाँ बॉडी आ गई है। उसके बाद पता चला कि संतोष यादव नाम के व्यक्ति हैं और बगल के पड़ोस से ही विवाद था, जिसमें बगल के 4-5 पड़ोसियों का नाम। सासाराम के बड़की कर पुड़वा गांव में एक पुराना जर्जर मकान गिर गया, जिससे घर में रह रहे 5 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों में एक बच्ची भी शामिल है। सभी घायलों की स्थिति फिलहाल बेहतर है और इलाज सासाराम के सदर अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण घर के पास एक पेड़ मकान पर गिर गया, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया। मकान गिर जाने से 5 आदमी घायल हैं। हाँ। सदर अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। अच्छा, कौन गांव? बड़कर हुआ है मकान।
कटिहार के बाढ़ ग्रसित क्षेत्र कुर्सेला में सरकार की तरफ से राहत कैंप चलाया जा रहा है, लेकिन राहत कैंप में व्यवस्था नहीं है। ऐसे में कई सामाजिक संगठन लोगों के बीच सूखा राशन भी वितरित कर रहे हैं, मगर जैसे ही सूखा राशन लेकर लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र तक पहुंचते हैं तो सूखा राशन लेने के लिए लूट जैसी स्थिति बन जाती है। कुछ बाढ़ पीड़ित इस हालत को बयां करते हुए कहते हैं कि करें तो क्या करें, वे लोग इतने मजबूत भी नहीं हैं कि इस भीड़ में सूखा राशन लूट सकें। और चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए कटिहार से हमारे सहयोगी मनीष फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मनीष, जो हालात, जो स्थिति, जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो बेहद दयनीय है, क्योंकि एक तरफ कोरोना का भी कहर है और दूसरी तरफ ये बाढ़ ग्रसित इलाकों में जिस तरह से लोगों की फिलहाल स्थिति बनी हुई है, सरकार की ओर से कोई मदद नहीं की जा रही। ये देखिए, पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में भी जो है बाढ़ ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। लोग, सरकार के द्वारा राहत शिविर लगाई गई है, राहत लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, वह पीड़ित परिवारों के लिए नाकाफी साबित हो रहा है, क्योंकि जो पीड़ित परिवारों को समुचित व्यवस्था चाहिए वो पीड़ित परिवारों को नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो जो परिवार है उनके जो मवेशी है उनके लिए चारे की व्यवस्था हो या फिर कम्युनिटी किचन हो या फिर प्लास्टिक की व्यवस्था हो। हालांकि जिला प्रशासन लगातार इस पर कार्य करने का दावा कर रही है और चाहे सरकार भी जो है लगातार कह रही है कि हम लोगों तक जो है राहत जो है पहुँचाने। सरकार दावे कर रही है मनीष, प्रशासन भी दावे कर रही है, लेकिन दावों से पेट नहीं भरता। लोग क्या कह रहे हैं? जी देखिए, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि यह जो तस्वीर है इसमें आप साफ देख सकते हैं कि लोग जो है दाने दाने को मोहताज हैं। और हालांकि जो सरकार के द्वारा जो राहत शिविर दी जा रही है उसके अलावा जो सामाजिक संस्था है वो भी लोगों तक जो है हर संभव प्रयास कर रही है कि उन तक मदद पहुंचाई जाए। लेकिन जैसे ही लोग जो है पहुंचते हैं तो सामग्री वितरण को लेकर लोग इतने भूखे हैं और इतने बिल्कुल, और लोगों की संख्या हम देख सकते हैं इतनी ज्यादा है, जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल है, आधा से ज्यादा लोगों का पेट नहीं भरता होगा, आधा से ज्यादा लोगों को खाना नहीं मिल पाता होगा। क्या ऐसी स्थिति में क्या लगता है, क्या सरकार को इस तरह से जो स्थिति बनी हुई है उस पर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई पहल नहीं करना चाहिए? क्या सरकार या ये जो लोग हैं वो सामाजिक जो संस्था है उसके सहारे हैं? यदि ये नहीं आएंगे तो फिर इनका पेट कैसे भरेगा? जी देखिए, निश्चित तौर पर बाढ़ की विपदा की घड़ी में निश्चित तौर पर ये जो तस्वीर है काफी दुखद है। ऐसे में जिला प्रशासन हो या फिर सरकार हो, उनको चाहिए कि जो भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वहाँ ज्यादा से ज्यादा और अधिक से अधिक राहत पहुंचाया जाए, चाहे वो कम्युनिटी किचन हो, चाहे मेडिकल कैंप हो, मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था हो, तमाम जो व्यवस्था है वो जो है जिला प्रशासन हो या सरकार हो, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। मनीष, कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ आए थे, मुख्यमंत्री जी ने क्या जायजा लिया था? कम्युनिटी किचन भी वो गए थे। इसी क्रम में जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो भी बिहार के बराड़ी पहुंचे थे, जहां उन्होंने कम्युनिटी किचन का जो है निरीक्षण किया था और तमाम आला अधिकारियों को, जिला प्रशासन को निर्देश दिया था और साथ ही उन्होंने कहा भी था कि बाढ़ पीड़ित परिवारों के साथ जो सरकार खड़ी है हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। लेकिन यह तस्वीर जो है बहुत कुछ पोल खोलती है और बहुत कुछ अपने आप में बयां कर रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मनीष। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कटिहार के बाढ़ ग्रसित इलाकों का, जहां जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, वो सामाजिक संस्थानों पर निर्भर हैं, क्योंकि सरकार और प्रशासन को तो परवाह ही नहीं है इनकी। आखिर कौन इनका पेट भरेगा, ये बड़ा सवाल है। चलिए अब नजर डालते हैं झारखंड की खबरों पर और बात करते हैं जमशेदपुर की, जहां पर सुडी इलाके में जन समस्याओं के समाधान की मांग पर आजसू के द्वारा जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया और साथ ही जिले के उपायुक्त से त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। और इस दौरान पार्टी के नगर उपाध्यक्ष मानिक मलिक ने कहा कि गंदगी के अंबार के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर उसकी सफाई की मांग की है, जिस पर सरकारी विभाग की तरफ से सफाई शुरू हुई है, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण कार्य को बीच में ही बंद करवा दिया गया। हम लोग परसुदी थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत कुछ दिन पहले हम लोग एक वहाँ पर जो क्षेत्र में गंदगी को लेकर एक
आंदोलन किए थे उसमें प्रशासन द्वारा तुरंत अविलंब उसमें कार्रवाई किया गया था, साफ सफाई पे जेसीबी से करवाया गया था, लेकिन इसके दबाव पर प्रशासन फिर कार्य को रोक दिया गया और आज भी गंदगी वैसी का वैसी पड़ा हुआ है। मैं उपायुक्त महोदय से आपसी पार्टी के नेतृत्व में हम लोग एक मांग पत्र देने आए हैं कि अविलंब उस क्षेत्र में सफाई को चालू कराया जाए। इसके साथ साथ मखदमपुर फाटक के समीप जो अंधेरा रहता है वहाँ पर हम लोग। और सरायकेला में अवैध बालू खनन और उठाव बदस्तूर जारी है। जिले के एसपी के तमाम प्रयासों के बाद भी बालू माफिया क्षेत्र में सक्रिय हैं। आदित्यपुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई कर पुलिस ने 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। गौरतलब है कि आदित्यपुर थाना क्षेत्र में लगातार बालू माफिया अवैध बालू खनन करने में जुटे हुए हैं। पिछले दिनों खरकाई नदी के टीओपी घाट से भी अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया गया और इससे साफ पता चलता है कि बालू माफिया और स्थानीय थाना की मिलीभगत से अवैध रूप से बालू खनन जारी है। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।